एज इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स, जो ईएमएफ की टर्म में कंसंट्रेशन को मेजर करेंगे। नास्ट इक्वेशन यू नो वेरी वेल। तो ना ईएमएफ नास्ट कंसंट्रेशन से रिलेटेड है नास्ट इक्वेशन में, तो कंसंट्रेशन मापेंगे, पहले ईएमएफ मापेंगे और ईएमएफ से क्या निकाल लेंगे, कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। बस यही काम करना। तो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स, अब इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स मैं पहले भी बता चुका हूं। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स आर फर्दर क्लासिफाइड, these are classified into following types, classified into following types, इन टाइप्स में इनको क्लासीफाई करते हैं, फॉलोइंग टाइप्स। तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहले है नोबल मेटल इलेक्ट्रोड्स। नोबल मेटल इलेक्ट्रोड्स, मैं जस्ट एडिंग बता देता हूं, तुम्हारे काम में का जो है वो मैं पहले पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं। नोबल मेटल इलेक्ट्रोड्स, नोबल मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं भाई आपके काम, ये कोई खास काम के नहीं। इसमें क्या होगा, नोबल मेटल होगी, प्लेटिनम और गोल्ड यूज किए जाते हैं। ये क्या नहीं करेंगे, दीज डू नॉट इन्वॉल्व इन दी रिएक्शन, ये रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन को लेके आना है कि लेके जाना है, ये काम होगा। ये खुद अपना कुछ भी इन्वॉल्व नहीं होता, ये खुद इलेक्ट्रॉन दें या ना दें, इलेक्ट्रॉन दे के ले, ये इनका काम नहीं है। इनका काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट है भाई, इस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रॉन चला है तो वो प्लेटिनम या गोल्ड के थ्रू चला जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द नोबल मेटल। अगला है मेटल साल्ट सॉल्यूशन, मेटल साल्ट सॉल्यूशन इलेक्ट्रोड्स। इसके अंदर क्या होगा, जैसे कॉपर है, कॉपर सल्फेट में आप डिप कर दें तो ये क्या बन जाएगा, आपके पास एक इंडिकेटर इलेक्ट्रोड बन सकता है। जिंक को जिंक सल्फेट में डिप कर दिया। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है, मेटल कोटेड विद इनसोल्यूबल या स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट, स्पेरिंगली सोल्यूबल मेटल साल्ट, सोल्यूबल मेटल साल्ट इलेक्ट्रोड, ये भी हमने अभी पढ़े थे। जैसे सिल्वर है, सिल्वर के ऊपर की कोटिंग कर दी है सिल्वर क्लोराइड की। ठीक है, ये ज्यादातर प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस में यूज किए जाते हैं। ठीक है, फोर्थ आता है आपके पास ऑक्साइड इलेक्ट्रोड्स। ये इलेक्ट्रोड्स जो हैं ये आप लोगों को कब यूज करने को मिलेंगे, दीज आर यूज्ड इन सैंपल सॉल्यूशन इज नॉन एक्वस सैंपल सॉल्यूशंस के अंदर, नॉन एक्वस सैंपल सॉल्यूशंस में ये यूज किए जाते हैं, लाइक एंटीमनी ऑक्साइड। ठीक है, एंटीमनी का ऑक्साइड है। ठीक है, नाउ द फिफ्थ वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड्स वो हैं जो कि स्पेसिफिक आयंस को ही मूव करेंगे, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन देना लेना नहीं है। यहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होगा ड्यू टू ट्रांसफरेंस ऑफ आयंस की मूवमेंट की वजह से होगा। तो आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड्स में कौन से हैं? पहला है ग्लास मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड, अभी करवाया था, और ज्यादातर यही यूज होगा। जब आप हायर क्लासेस में जाएं तो बच्चों ये बहुत अच्छे से मेरा ये वीडियो देख के जाना। जैसे एमएससी में आप फिजिकल केमिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन करो तो वहां पे आप लोगों को ये बहुत काम आने वाला है। ठीक है, ग्लास मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड्स जो मैंने अभी पढ़ा दिया आप लोगों को। इसके अलावा क्या है, क्रिस्टलाइन मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड्स, ये भी यूज कर सकते हैं। क्रिस्टलाइन मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड्स हो सकता है, पॉलीमर आयन इलेक्ट्रोड्स हो सकते हैं, पॉलीमर आयन इलेक्ट्रोड्स हो सकते हैं। ज़्यादातर कैल्शियम आयंस यूज किए जाते हैं, कैल्शियम आयन के पॉलीमर्स यूज किए जाते हैं। एक है गैस सेंसिंग प्रोब। ये गैस सेंसिंग प्रोब के अंदर जहां पर गैसियस आपके पास जो सैंपल सॉल्यूशन है वो गैस का है, तो वहां पर गैस सेंसिंग प्रोब मींस इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, गैस सेंसिंग इन्वेस्टिगेशंस में ये भी एक आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड यूज हो सकता है, ये वाला गैस सेंसिंग प्रोब इलेक्ट्रोड्स। तो पॉलीमर आयन इलेक्ट्रोड्स हैं, क्रिस्टलाइन मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड्स हैं, ये भी क्रिस्टलाइन है, ये ऑलमोस्ट ग्लास मेम्ब्रेन जैसी ही होती है। ठीक है, बस ये क्रिस्टलाइन है।
ओके, मेरे हिसाब से आप लोगों को इंडिकेटरी इलेक्ट्रोड समझ में आ गया। इंडिकेटरी इलेक्ट्रोड का काम क्या होगा, एंड पॉइंट बताएगा। ठीक है, तो अब क्या होता है पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस के अंदर, ऊपर हेडिंग लिखी थी मैंने बता दिया, रेफरेंस इलेक्ट्रोड में बता चुका हूं आप लोगों को। अब करना कैसे है, करना ऐसे है, द सैंपल सॉल्यूशन, अब प्रोसीजर बता रहा हूं, प्रोसीजर। तो प्रोसीजर क्या रहेगा, प्रोसीजर ये रहेगा कि जो सैंपल सॉल्यूशन है, सैंपल सॉल्यूशन इज प्लेस्ड, किस में प्लेस किया जाएगा, इज प्लेस्ड इन अ बीकर, एक बीकर में डाल दें, बीकर, एंड इमर्स द इंडिकेटर इलेक्ट्रोड इन इट, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड इन इट, इसमें इंडिकेटर इलेक्ट्रोड इमर्स कर दें। लाइक ग्लास इलेक्ट्रोड भी डाल सकते हो, इसके अलावा आप कौन सा भी ले सकते हो, क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड भी ले सकते हो, क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड भी लिया जा सकता है, ये भी इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है। दिस इज आल्सो दी आयंस। ये आप लोग समझें इस चीज को कैसे, कि रेफरेंस के साथ में आपको एक आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड जोड़ना है, वो आप ग्लास इलेक्ट्रोड भी जोड़ सकते हो, वो आप लोग क्विन हाइड्रोक्विनोन का मिक्सचर, इक्विमोलर मिक्सचर भी बना के ऐड कर सकते हो। इसके अलावा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी यू कैन आल्सो यूज, तो आपके मर्जी है। तो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड इज इमर्स द इंडिकेटर इलेक्ट्रोड एंड कनेक्ट इट टू, किससे कनेक्ट कर दो, कनेक्ट इट टू द रेफरेंस इलेक्ट्रोड, दैट इज कौन सा ले लेंगे, सैचुरेटेड कार्लोमल इलेक्ट्रोड। ओके, तो बनाता हूं एक फोटो सा यहां से इजीली, ताकि समझ जाए। ये ग्लास इलेक्ट्रोड ही ले लेता हूं मैं, दिस इज अ ग्लास इलेक्ट्रोड। पूरा भी बना सकता था मैं इसका डायरेक्ट, जो आप लोग आगे पोटेंशियोमेट्री में आप लोग पढ़ोगे। ये सैंपल सॉल्यूशन है भाई बार, ठीक है, ये आपके पास है 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन, दिस इज सिल्वर कोटेड विद सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, और दिस इज सैंपल सॉल्यूशन, ये सैंपल सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इसको किससे जोड़ दिया गया है, दिस इज कनेक्टेड टू दी सैचुरेटेड कार्लोमल इलेक्ट्रोड, ये सैचुरेटेड कार्लोमल इलेक्ट्रोड से इसको जोड़ दिया गया। दिस इज मर्करी, this is mercurous chloride and this is the saturated KCl, this is your salt base। ओके, तो ये है भाई आपका। अब इसको क्या कर देंगे, इसको वैक्यूम पोटेंशियोमीटर से जोड़ देंगे, ठीक है। इट इज कनेक्टेड टू वैक्यूम पोटेंशियोमीटर, यहाँ से EMF आ जाएगा और EMF ही मेजर करना है। तो क्या करना, सैंपल सॉल्यूशन इज प्लेस्ड इन ए बीकर एंड इमर्स द इंडिकेटर इलेक्ट्रोड इन इट नाउ एंड कनेक्ट इट टू द रेफरेंस इलेक्ट्रोड, दैट इज सैचुरेटेड कार्लोमल इलेक्ट्रोड। नाउ titrate the sample solution। अब सैंपल सॉल्यूशन को टाइट्रेट करो बाय यूजिंग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन टेकन इन ब्यूरेट में लेके, यहाँ पे मैं मिटा दूं भाई अब इसको, यहाँ पे ये ब्यूरेट ले ली, ब्यूरेट में आपको सैचुरेटेड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेना है, ठीक है, ये ले लिया, ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, नॉट सैचुरेटेड, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले लिया ऑफ नॉन मोलैरिटी। और अब इसको टाइट्रेट करो, तो ऐड स्मॉल लॉट ऑफ किसकी, स्मॉल लॉट ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन टू एनालाइट, एंड जो सैंपल सॉल्यूशन है दैट इज एनालाइट, एंड मेजर एंड ऑब्जर्व corresponding EMF by using वैक्यूम पोटेंशियोमीटर। वो वैक्यूम पोटेंशियोमीटर को यूज करके आप क्या करेंगे, क्या मेजर करते चले जाओ, EMF मेजर करते जाओ।
एंड मेक अ टेबल, एक टेबल बनाओ भाई। ठीक है, टेबल बनानी है। एक तरफ तो आपके पास ईएमएफ इन वोल्ट आ जाएगा और एक तरफ क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट, ठीक है। तो क्या होगा, इनिशियली देयर विल बी वेरी स्मॉल इंक्रीज इन very small increase in EMF on addition of titrant। जब आप टाइट्रेंट ऐड करोगे तो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होगा। तो दिस इज अ ग्राफ। चलो एक बार मैं पूरी बात लिख दूं। नाउ एट एंड पॉइंट there will be sharp increase, ठीक है। एंड पॉइंट पे एकदम शार्प इंक्रीज होगा। एंड आफ्टर एंड पॉइंट फर्दर एडिशन क्या होगा, ये जो शार्प इंक्रीज है, शार्प इंक्रीज इन ईएमएफ में शार्प इंक्रीज आएगा। आफ्टर एंड पॉइंट फर्दर एडिशन ऑफ टाइट्रेंट will show almost same EMF सा दिखाएगा। बहुत ज्यादा चेंज अब आगे दिखेगा नहीं। अब क्या करना है, नाउ टू फाइंड आउट टू फाइंड आउट पॉइंट ऑफ इक्विवेलेंस, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या इक्विवेलेंस और एंड पॉइंट इन्फ्लेक्शन, टू फाइंड आउट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन प्लॉट अ ग्राफ, एक ग्राफ बनाओ किस के बीच में, बिटवीन ईएमएफ एंड वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट के बीच में, टाइट्रेंट के वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बनाओ। ये ले लिया भाई, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट ऑन एक्स एक्सिस और इधर ले लिया है ईएमएफ। क्लियर है? तो इनिशियली ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इट विल इंक्रीज लाइक दिस, इट विल इंक्रीज, और जैसे ही एंड पॉइंट आएगा, एंड पॉइंट पे ये एकदम से बढ़ जाएगा। यू विल गेट अ शार्प इंक्रीज। जहां पर ये आपको एक हाई स्लोप मिले, हाईएस्ट स्लोप, ये इस पॉइंट पे मिला है ना हाईएस्ट स्लोप, तो दैट इज द वॉल्यूम ऑफ NaOH या वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट। ये टाइट्रेंट का वॉल्यूम है जिसके ऊपर रिएक्शन अब खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, द वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एट विच the slope of graph is highest, graph is maximum, जिस पे मैक्सिमम है। तो इनिशियली बढ़ रहा है, यहां तक बढ़ा है, एकदम से बढ़ गया ना, इस वॉल्यूम पे एकदम से बढ़ गया। दिस इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो यहां से आप क्या कर दें, आगे अगर आप ऐड करोगे तो क्या होगा, ईएमएफ फर्दर ऐड करोगे तो जरूरी नहीं है बढ़े ही, कांस्टेंट भी हो सकता है, घट भी सकता है, बट यहां तक आपका एकदम से बढ़ेगा। अगर यहाँ पे वैल्यूज आती जाएंगी ना, जैसे 0.1 आ गया, 0.2 आ गया, 0.3 आ गया, 0.4 आ गया, और एकदम से 0.9 हो गया, ये 1 ml, ये 2 ml, ये 3 ml, ये 4 ml, ये 5 ml, ऐसे यहाँ से बनाते चले जाओ, ठीक है। ये ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। इन केस कई बार ऐसा नहीं होगा, अगर मान लो कि मेरे पास स्लोप कुछ ऐसा आ रहा है, अब पता नहीं चल रहा कि मैं कहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन लूँ, यहाँ पे लूँ, यहाँ पे लूँ, कहाँ पे लूँ, तो उस केस में इन केस या ऐसे लिखे, टू फाइंड आउट एक्यूरेट वैल्यू ऑफ एंड पॉइंट की एक्यूरेट वैल्यू को पता करने के लिए
the graph between first derivative of EMF and volume, EMF का with respect to volume first derivative and volume of टाइट्रेंट का वॉल्यूम भी ले ले भाई। तो ये है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ EMF विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। ठीक है, तो अब ग्राफ कैसा आएगा, यू विल गेट, जैसे इसको डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे डेल्टा ई बाई डेल्टा वी, यू विल गेट अ वैल्यू लाइक दिस, ये ऐसी वैल्यू आ जाएगी। तो शार्प पीक आ गया कि नहीं आ गया? सो दिस इज द एंड पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट। तो दिस इज द एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट आ जाएगा। क्लियर, समझ रहे होगे? फर्स्ट डेरिवेटिव, अब ये डेल्टा ई बाई डेल्टा वी क्या है, यहां से अब इसको क्या करते चले, जैसे ये E1, E2, E3, E4, E5 ऐसे चलेगा E2 माइनस E1, V2 माइनस V1, V2, V3, V4, V5 ऐसे, E2 माइनस E1 डेल्टा ई, E3 माइनस E2 डेल्टा ई, E4 दिस, और कोरोस्पोंडिंग वॉल्यूम आएगा उससे डिवाइड कर दो, तो यू विल गेट डेल्टा ई बाई डेल्टा वी। और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट है, 1 पे इतना, 2 पे इतना, 3 पे इतना, 4 पे इतना। ठीक है, ये वैल्यूज आ जाएंगी। समटाइम्स क्या होगा, समटाइम्स the maxima is not with a sharp peak, with sharp peak, वो शार्प पीक के साथ आएगा ही नहीं, आपको मैक्सिमा जो है ना ऐसा मिलेगा। अब ऐसा मिलेगा तो आप लोग क्या कहेंगे कि सर यहाँ तो ये वैल्यूज, तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, तो फिर कौन सा वॉल्यूम लें? तो क्या करेंगे, समटाइम्स द मैक्सिमा इज नॉट विद द शार्प पीक, इन सच केसेस प्लॉट a graph between double derivative of किसका, डबल डेरिवेटिव ऑफ EMF with respect to volume and volume of titrant। किस के बीच में बनाना है, बिटवीन डबल डेरिवेटिव ऑफ EMF with respect to volume and volume of titrant, इनके बीच में आप ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ कैसा आएगा, आप सबको पता है कि जो डबल डेरिवेटिव होगा डेल स्क्वायर ई बाई डेल वी स्क्वायर वर्सेस वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट क्या आएगा, आप लोगों को पता है मैक्सिमा पे जो वैल्यू आएगी EMF की दैट विल बी 0। तो क्या चलेगा, डबल डेरिवेटिव पे मैक्सिमा जो आएगा दैट विल कोरस्पॉन्ड टू 0। तो यहां से ये बढ़ा गया और ये यूं गया और यूं आया, तो ये कहां पे टच हो रहा है, यहां पे डबल डेरिवेटिव की वैल्यू 0 है ना, मैक्सिमा पे हमेशा 0 होती है। तो ये दिस इज नथिंग बट द टेंजेंट, ये वही है जैसे आप यहाँ पे टेंजेंट खींचे तो डबल डेरिवेटिव पे यहाँ पे अगर इसका टेंजेंट खींच दो तो जिस पॉइंट पे भी टच होगा ना दैट विल बी द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये आ जाएगा। तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और द एंड पॉइंट। तो ऐसे ग्राफ प्लॉट करके आप EMF निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्या हो सकता है, ये अलग अलग इक्वेशंस अलग अलग चलती हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस को अप्लाई कर सकते हैं इन वेरियस टाइप ऑफ टाइट्रेशंस। पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस को अलग अलग टाइट्रेशंस में, टाइट्रेशन से मतलब है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ टाइट्रेंट एंड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन बिटवीन द टाइट्रेंट एंड द एनालाइट, कैसी रिएक्शन है, या फिर बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ टाइट्रेंट एंड एनालाइट। तो पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस can be applied into various titrations involving acid and base,
रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड प्रेसिपिटेशन, इन सब में आप लगा सकते हो प्रेसिपिटेशन। कैसे कर सकते हो? जैसे कि सबसे पहले है एसिड बेस टाइट्रेशंस। तो एसिड बेस टाइट्रेशंस में क्या करेंगे, आप एक तरफ एसिड ले लें और जैसे कि नीचे ले लिया HCl, ये ले लिया इधर HCl, ऊपर डाल दिया ये ग्लास इलेक्ट्रोड और इसको टाइट्रेट कर देंगे। किससे? बोलो भाई, किससे टाइट्रेट कर दोगे? बेस, ये बेस है लाइक NaOH ऑफ नॉन कंसंट्रेशन, दिस इज द HCl ऑफ अननोन कंसंट्रेशन। ठीक है, ये ग्लास इलेक्ट्रोड है, इसमें 0.1 मोलर आपका क्या भरा हुआ है? HCl। ये आपका सैचुरेटेड कार्लोमल इलेक्ट्रोड है, ये मर्क्यूरस क्लोराइड है, ये सैचुरेटेड KCl सॉल्यूशन है, ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, ये साल्ट ब्रिज बना दिया है। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। वही फिर किससे? वैक्यूम ट्यूब पोटेंशियोमीटर से इसको जोड़ दो और क्या करोगे? कोरस्पॉन्डिंग EMF डालते जाओ, निकल जाएगा। तो ये एसिड बेस टाइट्रेशंस हैं। ऐसे ही क्या हो सकती हैं? रिडॉक्स टाइट्रेशंस हो सकती हैं। रिडॉक्स टाइट्रेशंस में क्या करेंगे? जैसे कि यहाँ पे अब क्या कर देते हैं, सिर्फ कुछ नहीं चेंज करना, यहाँ पे फेरस सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया, जैसे टाइट्रेट कर दिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 ऑफ द नॉन कंसंट्रेशन, इसकी हमने निकालनी है। तो क्या रिएक्शन बनेगी? फेरस ऑक्सीडाइज होगा फेरिक आयन में प्लस इलेक्ट्रॉन, तो इसकी नास्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी? E0 प्लस RT बाय कितना? एक इलेक्ट्रॉन है, F नेचुरल लॉग ऑफ क्या होगा? रिडक्शन ऑफ रिएक्शन लिखें इसकी, तो फेरस आयन बाय दी फेरिक आयन, रिडक्शन आपका पे लगेगी आपकी माइनस आएगा, नॉट प्लस, तो बाय फेरिक आयन। तो आ जाएगी कि नहीं? कंसंट्रेशन निकालनी है दोनों की। जैसे जैसे आप क्या करते जाएंगे, टाइट्रेट करेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट इज एक्टिंग एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये इसको ऑक्सीडाइज करता चला जाएगा। ये आपका कैसा है? दिस इज द इलेक्ट्रोड, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, जो कि इंडिकेट करेगा। ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, बस आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग किसमें भी कर सकते हैं, रिडॉक्स टाइट्रेशंस होगी, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस होगी, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस हैं। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस में क्या रहेगा भाई? इजीली निकाल लोगे। ये तो मैं एक एक इलेक्ट्रोड की बात कर रहा हूँ। इस इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, फिर इस इलेक्ट्रोड को इससे जोड़ देना है। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको पता है, कैथोड माइनस एनोड। इजीली हमें तो निकालना ही नहीं, ये तो पोटेंशियोमीटर अपने आप दे रहा है। हमें तो जो चाहिए वो एंड पॉइंट चाहिए। एंड पॉइंट आ गया तो हमारे पास वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम होके नॉर्मेलिटी N1 V1 N2 V2 आ जाएगी कि नहीं? कंसंट्रेशन आ जाएगी, यही तो निकालनी है। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में मान लो ये है सिल्वर नाइट्रेट ले लिया, ठीक है, इसके केस में यहाँ पे सिल्वर कोटेड विद सिल्वर क्लोराइड ले लिया और यहाँ पे KCl डाल दिया। तो सिल्वर नाइट्रेट KCl के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? AgCl, जो विच इज स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर, तो उसके प्रेसिपिटेट्स बनने शुरू हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो यहाँ पर जो आपके पास इलेक्ट्रोड आएगा, E ऑफ सिल्वर आयन टू सिल्वर इज इक्वल टू E0 ऑफ सिल्वर आयन टू सिल्वर प्लस RT, क्या मैं पूरा ही लिख दूँ, 0.059 इंटू लॉग ऑफ Ag पॉजिटिव एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस पे। ये नास्ट इक्वेशन आ गई। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू आप लोगों को मैंने बताया ही है कैसे निकालते हैं, तो आप लोग निकाल लोगे। आया समझ में? तो दिस इज अबाउट द पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस। पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस में EMF मेजर करते हैं। जब टाइट्रेशन कैरी आउट होती है तो यहाँ इंडिकेटर यूज नहीं होता, इसमें क्या यूज किया जाता है? वी यूज दी पोटेंशियोमीटर, वैक्यूम ट्यूब पोटेंशियोमीटर को यूज कर लेंगे और उसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकालते चले जाएंगे। जो जो वैल्यूज आती जाएंगी टेबल बना लेंगे, फिर ग्राफ बना लेंगे, उससे एंड पॉइंट आ जाएगा। एंड पॉइंट क्लियर नहीं दिख रहा तो फिर फर्स्ट डेरिवेटिव से भी नहीं आ रहा तो सेकंड डेरिवेटिव से कर लेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस यूनिट एंड दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ BSc सेकेंड ईयर 4th सेम। द सिलेबस इज ओवर। मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं कि मैंने इस पूरे के पूरे सेक्शन में आपको क्या पढ़ाया है। जो पीछे की एप्लीकेशंस ऑफ EMF में क्या पढ़ा, एप्लीकेशंस ऑफ EMF मेजरमेंट,
कंसंट्रेशन सेल्स की बात है, वो पहले हो चुका रिवीजन। तो सबसे पहले आप लोगों ने डेल्टा जी नॉट और के की वैल्यू निकाली है। सबको याद होगा कि जो स्टैंडर्ड ईएमएफ जीरो नहीं होता है एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट, इट इज द फ्री एनर्जी चेंज विच बिकम्स इक्वल टू जीरो। तो डेल्टा जी नॉट किसके बराबर है? -2.303 RT log ऑफ के। डेल्टा जी नॉट किसके इक्वल होता है? -NFE नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log ऑफ के। सो दिस इज द रिलेशनशिप। स्टैंडर्ड ईएमएफ निकाल लो, आ जाएगी। फिर दूसरी थी वैलेंसीज ऑफ आयन, तो E इज इक्वल टू RT/NF नेचुरल लॉग ऑफ A2/A1 पता कर लो A2 और A1 को, तो N की वैल्यू आ जाएगी। तीसरी थी सोल्यूबिलिटी एंड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। तो जो सोल्यूबिलिटी है, सोल्यूबिलिटी इज द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जो क्या कंटेन कर रहे हैं? कंटेनिंग स्पेरिंगली सोल्यूबल इलेक्ट्रोलाइट्स। स्पेरिंगली सोल्यूबल इलेक्ट्रोलाइट्स, जिनके पास स्पेरिंगली सोल्यूबल इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी सोल्यूबिलिटी है। ठीक है, के स्पीन का प्रोडक्ट होता है, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू S इंटू एस, ऐसे निकाल सकते हो। तो ये था। फिर क्या था? इन डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट A इज इक्वल टू गामा डॉट M। तो गामा निकालना था, तो इसमें कंडीशन लगानी थी, जब गामा 0 है तो मोलैलिटी इज इक्वल टू 1, या उल्टा कर दिया, जब मोलैलिटी इज इक्वल टू 0 तो गामा की वैल्यू क्या है? 1। ठीक है, तो यहाँ से इन कंडीशन पे हमने क्या निकाल लिया था? E नॉट वैल्यू निकाल ली थी, और E नॉट के बेसिस पे फिर हम लोग एक्टिविटी निकाल पा रहे थे। फिर आता था हमारे पास क्या भाई? 4 5 हो गया। फिर ट्रांसपोर्ट नंबर है, ट्रांसपोर्ट नंबर 2T नेगेटिव RT/NF नेचुरल लॉग ऑफ गामा पॉजिटिव नेगेटिव M2 बाय गामा पॉजिटिव नेगेटिव M1। ये रिलेशन था हमारे पास। ठीक है, ट्रांसपोर्ट नंबर था। फिर लास्ट था पीएच। पीएच होता है नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन। ये कहाँ पे एप्लीकेबल था? जिन सॉल्यूशंस के केस में सॉल्यूशंस इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, जिनमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, वहीं पे। और वो कौन कौन से थे? वो थे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और दूसरा था क्विनोन एंड क्विन हाइड्रोन, या सॉरी हाइड्रोक्विनोन, और इन दोनों का इक्विमोलर मिक्सचर को बोला था क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड भाई। ठीक है, और लास्ट फिर हमने पढ़ा था क्या? ग्लास इलेक्ट्रोड्स अभी पढ़े ही थे, मैं पूरा रिवाइज करवा चुका हूँ। और फिर आती थी पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस। बहुत सिंपल सा था टॉपिक, ये तो मैंने बता ही दिया। पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस, जिन टाइट्रेशंस में हम एंड पॉइंट किससे मेजर करते हैं? बाय यूजिंग द ईएमएफ मेजरमेंट एज अ फंक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट। बस यही बातें मैंने बताई हैं इस पूरे के पूरे यूनिट में। बहुत ही सिंपल सी यूनिट है, आप इजीली पढ़ लोगे। न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट आप लोग करें और व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे साथ शेयर करते रहें। मैं न्यूमेरिकल्स आप लोगों को सॉल्व करवाता रहूँगा, क्योंकि न्यूमेरिकल यहाँ पे पढ़ेंगे वो आप लोगों को आधा तो समझ में आएगा, लिखेंगे तो दैट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। सो वो आप लोग करते जाएं। बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, और जितनी बार मैंने लिखा है शायद आप लोगों को फार्मूले साथ ही याद हो गए। तो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट दी स्लेबाई कंप्लीट हुआ। आज ये लास्ट वीडियो जाएंगी। पीछे का भी अगर किसी बच्चे को लगे कि सर जो आपने फेस टू फेस क्लासेस में लगाया था हमने नहीं लगाया, क्योंकि मुझे कई बच्चों के मैसेज आ रहे हैं फर्स्ट ईयर के, वो कह रहे हैं सर फर्स्ट यूनिट से आप करवाओ, दूसरे कॉलेजेस के, नॉट ऑफ आवर्स कॉलेज, तो वो कह रहे हैं कि सर आप अलग वीडियो बनाओ। तो उनके लिए मैं बनाऊंगा आगे से वीडियो, बट आप लोग कहेंगे तो आप लोगों का पीछे का बना सकते हैं। ओके बाय, मिलते हैं भाई।